Let us now look at what are the indicators of impairment. कैसे समझेगा और कब समझेगा कि आपको आपकी कंपनी में इम्पेयरमेंट टेस्ट करने की ज़रूरत है, और ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आपको कब करनी चाहिए. So the answer to the second question first. The answer to the second question is, on every balance sheet date, if you have an indication about any of your asset of impairment with regard to those assets, you must do impairment testing of all such assets. So that is number one. You do it at the time of balance sheet. In case if you have an indication for whatever reason, we'll discuss those reasons now, then you must do the impairment. अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि impairment है कि नहीं है? How do you figure out? So number one, decline in the market value of similar assets. तो अगर आपको मालूम पड़ता है कि जो assets आपकी कंपनी में है उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू या उसके जैसी एसेट्स की मार्केट वैल्यू हैज़ गॉन डाउन, सो दैट मीन्स टू यू इट बिकम्स एन इंडिकेटर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट. सो यू नीड टू टेस्ट योर एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट. एंड टेस्ट फॉर योर एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब ये है कि आपको उस एसेट्स की कैरिंग अमाउंट देखनी पड़ेगी कितनी है, और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी रियलाइजेबल अमाउंट कितनी होगी, और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू इन यूज़ कितना होगा. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड व्हेन यू डू दिस इज रेफर्ड एज इम्पेयरमेंट टेस्टिंग. सब ऑप्टिमल डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड. सीधी सी बात है, अगर जिस प्रोडक्ट के लिए आपने ये मशीन को ख़रीदा है उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम हो गई, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उस मशीन की वैल्यू इन यूज़ कम हो गई. क्यों? अगर डिमांड कम हो गई तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो कैश फ्लो कम होगा, कैश फ्लो कम होगा तो कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, और प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो गई इसका मतलब वैल्यू इन यूज़ कम होगी, और वैल्यू इन यूज़ कम हो गई तो इसका मतलब देयर इज अ इम्पेयरमेंट. सो दैट इज व्हाट इज with regard to suboptimal demand for the goods produced. Changes in the technological, market, economic or legal environment adversely affecting the entity. तो देखो पुनीत और अंकुर, एक चीज़ ध्यान रखो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में. इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का अल्टीमेटली मतलब ये है कि ये जो आपके पास में एसेट है आप इससे कितना पैसा रिकवर कर पाओगे. अगर आप उतना पैसा रिकवर कर पाओगे जितने की उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है, नो इम्पेयरमेंट. लेकिन अगर किसी कारण से आप उतना पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे जितना कि उसको बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ इम्पेयरमेंट. सो एनी रीजन दैट विल रिड्यूस द वैल्यू इन यूज विल रिजल्ट इनटू इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट. एविडेंस ऑफ ऑब्सोलिसेंस, फिजिकल डैमेज. तो फर्नेस है, स्टील कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़ा फर्नेस है, फर्नेस किसी कारण से डैमेज हो गया, क्लियर कट केस ऑफ इम्पेयरमेंट. डैमेज हो गया इसका मतलब वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी, वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी इसका मतलब इम्पेयरमेंट है. प्लान्स टू डिसकंटिन्यू रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन. तो अगर एक कंपनी प्लान करती है कि भाई ये बिजनेस अपने को बंद करना है या इसको सेल करना है, सो दिस इज अ केस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग. एविडेंस फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग. सो समझो यू आर एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उससे आपको मालूम पड़ता है कि वो बोर्ड में कुछ डिस्कशन हुआ है और उस डिस्कशन के हिसाब से द वैल्यू ऑफ दिस एसेट हैज़ गॉन डाउन. Then as an auditor
you will need to work on impairment testing of this machine, because you have an evidence from the internal reporting of the company about impairment of this asset. So friends, these are the indicators that you will use for the purpose of finding out कि किसी एसेट में इम्पेयरमेंट है कि नहीं है. सो ये जब देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये एसेट में इम्पेयरमेंट हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और जिसमें हो सकता है उसकी आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है. तो ये प्रोसेस आप कैसे करोगे? ये प्रोसेस आप इस तरह से करोगे. सो यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पूछते हो अपने आप को, और वो क्वेश्चन क्या है? वो ये है, इज देयर एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एट ईच रिपोर्टिंग डेट? पहला सवाल आपको ये पूछना है कि ऐसा कोई इंडिकेशन है कि भाई ये एसेट इम्पेयर हो चुकी है. इफ द आंसर इज नो, then there is no impairment. And if the answer is yes, then you need to ask another question to yourself. Can asset be assessed individually? यानी कि जिस एसेट की आप बात कर रहे हो, can this asset be tested, can this asset be revenue generating by itself? So if an asset is revenue generating by itself, you can do the impairment testing of this asset as an individual asset. But remember, in case of any company, there are not many assets which are revenue generating by themselves. Invariably, it will be a combination of many assets that will be revenue generating or cash generating. So all those assets, number one, an asset which can generate cash by itself can be tested for impairment by alone. But if there are many assets put together that will generate cash, so you put all these assets together and you call them CGU, cash generating unit, cash generating unit, and you will do the impairment testing of all these assets put together as a CGU, cash generating unit. So now the can asset be assessed individually? The answer is yes. Then you have to estimate the recoverable amount, same thing that we discussed, a realizable amount and the value in use. So that is a recoverable amount. If the answer is the recoverable amount less than carrying amount, then of course, if the answer is yes, recognize and disclose impairment loss. यानी कि अगर इसका आंसर if the recoverable amount or realizable amount is less than the carrying amount, then it is a case of impairment, and therefore you need to recognize the impairment loss in the accounts and disclose it in the balance sheet, disclose it in the accounts. If the answer is no, if the answer is no, then there is no impairment. That means answer is no का क्या मतलब है? Answer is no का मतलब ये है carrying amount is less than the realizable amount or recoverable amount. That means there is no impairment. So ignore it. If the asset cannot be assessed individually but as a group, then you identify a CGU, cash generating unit. So put all those assets together, estimate a recoverable amount of CGU. Is the recoverable amount of the CGU less than the carrying amount? And if the answer is yes, that means there is an impairment. So allocate the impairment loss on all the assets, including on the goodwill. If the answer is no, then there is no impairment. So this is, if the answer is no, then there is no impairment. So friends, this is the process of impairment testing under Ind AS 36. So with this we understand the whole process of impairment. Any question, friends? No, sir. Let's do a small test before we move to the next one. तो आपके हिसाब से आई एम गिविंग यू 6 situations on the screen.
where I have given you the carrying amount, I have given you the realizable amount, and I have also given you the value in use. So according to you, out of these 6 situations that you see on the screen, in which of the cases there is an impairment and which of the cases there is no impairment? In first four situations there is no impairment required. Item 6 में impairment है. 5 and 6 में 1,000 का सर. And you are absolutely right. You are absolutely right. So, since you have answered correctly, that means I will understand that you have understood it correctly.